हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं खूंखार एपिसोड नंबर 2। देवराज चौहान और जगमोहन इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े से मिलने उसके होटल पहुंचे। रास्ते में किसी प्रकार का कोई खतरा न टकराया, न अजगर खान की तरफ से, न ही खुमान सिंह और गजाला की तरफ से। अलबत्ता रास्ते में आने वाले घुड़सवार लड़ाके उन्हें देखकर फौरन रास्ता दे रहे थे। यह बात उन्होंने खास तौर पर नोट की थी। जाहिर था कि उनके चर्चे मंगोलिया की गली गली में पहुंच चुके हैं। वेटर उन्हें वानखेड़े के कमरे में छोड़ गया। वानखेड़े उन्हें देखकर मुस्कुराया। देवराज चौहान और जगमोहन सोफे पर पसर गए थे। अब तो मंगोलिया में हर तरफ तुम लोगों के ही चर्चे हैं, वानखेड़े ने कहा। बहुत नजर रख रहे हो तुम हम लोगों की हरकतों पर। जगमोहन ने होठ सिकोड़े। रखनी तो पड़ती ही है, आखिरकार पुराना रिश्ता जो ठहरा। वानखेड़े हंसा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। अब तुम्हारा इरादा? देवराज चौहान कष्ट लेकर बोला। सब इंस्पेक्टर जरीवाला को ट्रांसमीटर पर मैसेज देने का तो नहीं है? तुम 10 करोड़ के बारे में कुछ कह रहे थे, वानखेड़े ने कहा। हाँ, मिलेगा मुझे 10 करोड़ रुपया? मिलेगा, जरूर मिलेगा, अगर सफलता मिली तो, जो कि मिल ही जाएगी। चांसेस पूरे बनते हैं। पूरा मामला बताओ, वानखेड़े ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। लेकिन तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ट्रांसमीटर पर मैसेज देने वाली बात? हाँ, नहीं दूंगा। 10 करोड़ बीच में आ गया है तो मैं अपनी मनमर्जी कैसे कर सकता हूँ? उस 10 में से जरीवाला का भी हिस्सा होगा। जो तुम बेहतर समझो उसे दे देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मंजूर? अब बोलो। वानखेड़े ने जल्दी से खोपड़ी हिलाई। 2 पल के लिए खामोश रहकर देवराज चौहान क्या उठा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े, तुम मंगोलिया पर नजर रख रहे हो तो खुमान सिंह के बारे में भी जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ, वानखेड़े ने तुरंत कहा। कितना जानते हो? पुलिस वाला हूँ, दूसरों के बारे में जानकारी रखना ही हमारा पेशा है। वानखेड़े का स्थिर लहजा। मेरे ख्याल से खुमान सिंह के बारे में तुम जितना जानते हो उतना तो मैं भी जानता हूँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उसी खुमान सिंह के पास ढेरों दौलत है। जो ढेरों दौलत? वानखेड़े बीच में बोल पड़ा। कितनी ढेरों दौलत? तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? अपने 10 करोड़ से मतलब रखो। ठीक कह रहे हो तुम, वानखेड़े गहरी सांस लेकर रह गया। मत बताओ, फिर भी मैं इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ कि खुमान सिंह का बाप और दादा खतरनाक लुटेरों में रहे हैं। खुद खुमान सिंह भी, तो जाहिर है अरबों का माल दबा रखा होगा उसने। खैर, मुझे क्या, मेरे लिए तो 10 करोड़ ही बहुत है। हिंदुस्तान की सरकार मंगोलिया पर कब्जा कर ले तो वह भी खुमान सिंह के पास मौजूद माल की हवा तक नहीं पा सकती। यह बात अपने दिमाग में बिठाकर रख लेना वानखेड़े। तुम तो खामखा ही ऐसा बोल रहे हो। ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करने का मेरा वाकई जरा भी इरादा नहीं है। वैसे तुम खुमान सिंह के उसी माल को उड़ाने की फिराक में हो? वानखेड़े ने पूछा। हाँ। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने व्याकुलता से पहलू बदला। तो तुम्हारा ख्याल है कि खुमान सिंह ने अपने बंगले में अरबों का माल बंद कर रखा होगा ताकि तुम जैसा कोई आए और माल ले उड़े? वानखेड़े के स्वर में बेचैनी थी। खुमान सिंह ने तो वह अरबों की दौलत बहुत ही मुनासिब जगह पर रखी हुई है, एकदम सुरक्षित। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। ऐसी जगह जहां आसानी से शायद कोई भी नहीं पहुंच सकता, और उस जगह के बारे में खुमान सिंह के अलावा कोई भी नहीं जानता। उसकी बेटी गजाला तक नहीं, समझे वानखेड़े? उसकी बेटी भी नहीं जानती? वह भी नहीं जानती तो तुम क्या समझते हो तुम उस जगह के बारे में जान लोगे? जान लूंगा, क्योंकि जाने बिना मामला आगे भी तो नहीं बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि तुम हवा में ही तीर मार रहे हो। खुमान सिंह का माल तुम्हारे हाथ नहीं लगने का। तुम अपने काम से मतलब रखो, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। यह हमारा मामला है, हम ही बेहतर निपट लेंगे। तुम्हारा मामला कैसे? 10 करोड़ का हिस्सा तो मेरा भी है। कोने में बैठने का 10 करोड़ मिलेगा, उछलने कूदने का तो नहीं। तो मैं दूध में पड़ी मक्खी हो गया जो मुझे एक कोने में बिठा रखोगे? रिश्वतखोर पुलिस वालों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। जगमोहन का स्वर कड़वा था, जबकि वानखेड़े का चेहरा सख्त पड़ गया। अपनी जुबान पर लगाम कसो जगमोहन। हम रिश्वतखोर पुलिस वाले अवश्य है, कुत्ते नहीं। मत भूलो कि हम लोगों की शह पर ही तुम जैसों के जुर्मों की नींव रखी जाती है। अगर हम सख्त हो जाएं तो तुम जैसे लोग ना तो आजाद घूम सको और ना ही अपराध करने के काबिल रहो। इस समय जो भी तुम लोग करने जा रहे हो, समझो अभी मेरी दी गई छूट के कारण होगा। अगर मैं ट्रांसमीटर पर जरीवाला को एक कॉल कर देता हूं तो हमारी सरकार के जवान, जो कि तैयार खड़े हैं, फौरन हेलीकॉप्टर से यहां धमक कर मंगोलिया को अपने पूर्ण अधिकार में ले लेंगे। तब खुमान सिंह का माल लूटना तो दूर, तुम लोग कानून के शिकंजे में फंस जाओगे और जुर्मों के हिसाब में मिलेगी फांसी। यह सब बातें समझाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि रिश्वतखोर पुलिस वाले कुत्ते नहीं होते। मेरी बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा के रख लेना, नहीं तो किसी दिन रिश्वतखोर पुलिस वाले के हाथों जान गवा बैठोगे। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की बातें सटीक थी, जायज थी। कुछ भी गलत नहीं कहा था उसने। पुलिस वाले अपनी वाली पर आ जाए तो फिर उनके सामने कोई नहीं टिक सकता।
जगमोहन अपनी झुंझलाहट दूर करने के लिए हंसकर क्या उठा, यार तुम तो खामखा नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने जो कहा वह मजाक नहीं। वानखेड़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, फिर बोला, वानखेड़े। वानखेड़े ने देवराज चौहान को देखा। तो हम में यह बात तय रही कि तुम जरीवाला को मंगोलिया के संबंध में कोई मैसेज नहीं दोगे और उसका हिस्सा भी उसे जरूर दे दोगे। उसे मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा। रही बात उसके हिस्से की, तो वो मैं उसे अवश्य दूंगा। वानखेड़े बोला, लेकिन तुम शायद खुमान सिंह का माल हासिल ना कर पाओ। इस बारे में तुम कुछ मत सोचो, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। वैसे कुछ आइडिया तो होगा खुमान सिंह ने माल कहाँ दबा रखा है। यह भी तो हो सकता है माल मंगोलिया की सीमा से कहीं बाहर हो। तुम्हारा मतलब मंगोलिया से बाहर? हाँ, नहीं, मंगोलिया में ही है माल, हम मालूम कर चुके हैं। कहाँ? खुमान सिंह के बंगले के इर्द गिर्द ही। अब इस बारे में ज्यादा बातें मत पूछो। वानखेड़े ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, कोशिश करके देख लो, ज्यादा देर मत लगाना। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, क्योंकि इस समय ड्यूटी पर हूं और ऊपर भी मुझे रिपोर्ट करनी होती है। पहले ही बता दो कितनी देर तक रुक सकते हो। तुम्हें कितनी देर चाहिए? करीब महीना भर, ज्यादा से ज्यादा। महीना? वानखेड़े होठ सिकोड़े सोच में डूब गया। महीना ज्यादा है देवराज चौहान। यार क्यों खुश की बातें कर रहे हो? जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सीधी बात करो। क्या सीधी बात? वानखेड़े ने उसे देखा। यही कि 10 का 12 करोड़ लेना है। तू तो वास्तव में नजूमी है, मेरे दिल की बात समझ लेता है। वानखेड़े मुस्कुराया। ठीक है, 12 करोड़ ही सही, देवराज चौहान ने कहा। महीने से ऊपर मैं तुम लोगों को एक दिन में नहीं दूंगा। वानखेड़े बोला। मंजूर। देवराज चौहान और जगमोहन उठ खड़े हुए। बैठो, चाय पानी पीकर जाना। बस बस रहने दो, जगमोहन ने हाथ उठाकर व्यंग से कहा। इतनी देर हो गई बैठे बैठे, यह नहीं कि पहले मंगवा देते। अब जाने लगे तो चाय पानी का पूछ रहे हो? पहले नहीं पूछ सकता था, मंगवानी पड़ती। वानखेड़े पूर्ण दृढ़ता से बोला। दरअसल सरकारी खर्चे पर आया हूँ, खर्चा सोच समझ कर करना पड़ता है। मेरी जेब का माल खत्म हो गया तो यहाँ किससे मांगूंगा। खैर, इस बात का वायदा रहा, जब 12 करोड़ का हिस्सा मिलेगा तो तगड़ी पार्टी दूंगा। हमारा ही जूता हमारे ही सर, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। तब तो हमारे पास पार्टी के लिए वक्त ही नहीं होगा, लेकिन पार्टी के लिए 12 में से 1 करोड़ निकाल लेंगे। 1 करोड़ पार्टी का? वानखेड़े सकपका गया। हाँ, इतना तो होना चाहिए। वैसे भी पार्टी साल भर तो चलेगी ना। रहने दो रहने दो, मैं 2 कप चाय मंगवा देता हूँ, पीकर ही जाना, पार्टी को भूल जाओ। अजगर खान कमर पर हाथ बांधे सोच भरी मुद्रा में टहल रहा था। चेहरे पर बेचैनी के भाव उभरे हुए थे। आंखें रह रहकर सिकुड़ी जा रही थी। बहुत ही कम समय में वह उस बड़े से कमरे में कम से कम 25 चक्कर लगा चुका था। इस बीच ना तो वह थका था और ना ही उसकी सोचने की मुद्रा में तनिक फर्क आया था। तभी रूपचंद ने भीतर प्रवेश किया। अजगर खान ठिठका। आ रूपचंद, पास आ, इधर आ। अजगर खान हाथ हिलाते हुए बोला। रूपचंद फौरन उसके पास जा पहुंचा। कोई खास बात? रूपचंद ने पूछा। हाँ, बात खास भी है और आम भी। अजगर खान ने सोच भरी मुद्रा से निकलकर अपने रूप में आते हुए कहा। दरअसल मंगोलिया में देवराज चौहान और ज्वाला को लेकर जो कुछ भी घटित हो रहा है वह कभी तो समझ में आता है और कभी नहीं आता। मामला उलझा उलझा सा लगता है। कैसा, जरा खुलकर समझाइए। गजाला का तो मैंने खबर कर ही दी थी कि थापर ज्वाला के यहाँ है। मेरी बात सच निकली, दोनों में ठन गई, गोलियां चली, मुकाबला हुआ। रात की ही तो बात है, परंतु देवराज चौहान के बीच में आ जाने के कारण गजाला बन्ने शाह को बिना फैसले के वापस लौटना पड़ा। ज्वाला बचा ही रहा, लेकिन कब तक बचेगा? ज्वाला खुमान सिंह की नजरों में भी आ चुका है। आज नहीं तो कल वो तो मरा ही मरा। साथ में देवराज चौहान और जगमोहन भी मरेंगे। सब साफ हो जाएंगे, परंतु क्या? परंतु ज्वाला और देवराज चौहान के साथ का कारण समझ में नहीं आ रहा। दोनों में बहुत गहरा संबंध बन चुका है। एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में भी डाल देते हैं। जैसे कि कल रात देवराज चौहान ने ज्वाला को बचाने के लिए खुद को खतरे में भी डाला और 2 दिन पहले ज्वाला ने थापर को कैद खाने से निकालने में देवराज चौहान की मदद भी की। थापर को अपने यहाँ पनाह दी। यहाँ तक कि थापर के कारण कल रात ज्वाला गजाला से भी टकरा गया। मतलब कि खुमान सिंह के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि ज्वाला के पास ताकत की कमी नहीं, वह दिलेर, हौसलेमंद, बढ़िया लड़ाका है, परंतु खुमान सिंह की बराबरी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? रूपचंद ने असमझता से पूछा। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ज्वाला देवराज चौहान की पक्की दोस्ती के पीछे क्या कारण है? किस मकसद के आधार पर उन दोनों की दोस्ती हुई? जाहिर है वह मकसद खास होगा। जरूरी नहीं ऐसी कोई बात हो, एक दूसरे को पहले से भी जानते हो सकते हैं वे। नहीं, पहले से नहीं जानते। जानते होते तो उनके मंगोलिया आते ही ज्वाला उनका भरपूर स्वागत करता। शायद आप ठीक कह रहे हो। रूपचंद ने सोचकर सिर हिलाया। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अजगर खान ने अपने शब्दों को दृढ़ता से कहा। अब सोचने वाली बात यह है कि ज्वाला और देवराज चौहान के बीच ऐसा क्या पकड़ा है जो कि ज्वाला ने खुमान सिंह की भी परवाह नहीं की। उस पकाई के आगे उसे खुमान सिंह भी बहुत छोटा लगा। रूपचंद कुछ ना कह सका। रूपचंद, हाँ, पहले तो मैं सोचता था
कि अपनी सेवाएं ज्वाला के खिलाफ खुमान सिंह को पेश करूं ताकि खुल्लम खुल्ला ज्वाला को घेर कर मार सकूं। परंतु अब मेरा विचार बदलता जा रहा है। ज्वाला को संभालना तो खुमान सिंह के लिए मामूली बात है, जब भी चाहेगा खुद ही निपट लेगा। सो तो है, और हमें अपना ध्यान देवराज चौहान और ज्वाला पर लगाना होगा कि वे जो कुछ पका रहे हैं तो क्या पका रहे हैं, और यदि कुछ पक रहा है तो हमें पता होना चाहिए। अजगर खान ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में वे लोग कुछ तो कर रहे हैं। यह भी तो हो सकता है ज्वाला देवराज चौहान की मदद से खुमान सिंह का पत्ता साफ करके मंगोलिया पर अपनी धाक जमाकर खुमान सिंह की जगह पर बैठना चाहता हो। मतलब कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। रूपचंद के होठ सिकुड़ गए। रूपचंद, ज्वाला और देवराज चौहान पर 24 घंटे निगरानी का इंतजाम कर दो। अच्छी बात है, निगरानी बढ़िया हो, उनकी निगाहों में बिल्कुल ना आए। इस काम के लिए मैं अच्छे आदमी लगाऊंगा। गुड। अजगर खान ने जैसे फुफकार छोड़ी। जोधा सिंह के बारे में आपका क्या विचार बनता है? कैसा विचार? उसे खुमान सिंह ने कैद खाने में डलवा दिया है क्योंकि उसने ज्वाला और देवराज चौहान के खिलाफ अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करने को मना कर दिया था। तो क्या यह नहीं हो सकता कि अप्रत्यक्ष रूप में जोधा सिंह इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ हो, यानी कि देवराज चौहान और ज्वाला? रूपचंद ने कहा, नहीं। अजगर खान ने दाएं बाएं कई बार सिर हिलाया। जोधा सिंह का इन लोगों से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वह ज्वाला का भाई है। जोधा सिंह उनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो वह कोई गलत बात भी नहीं थी। जो कुछ भी जोधा सिंह के बारे में सुनने को मिला है उससे तो खुमान सिंह की ज्यादती लगती है। एक तो जोधा सिंह ने खून खराबा वैसे ही छोड़ रखा है, दूसरा उसकी मर्जी कि वह खुमान सिंह के लिए काम करे ना करे। कभी वह खुमान सिंह के लिए काम जरूर करता था, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह जीवन भर के लिए उसका गुलाम हो गया। रात को जब गजाला और बन्ने शाह ने ज्वाला को घेर रखा था तब जोधा सिंह उसकी सहायता को नहीं आया था, इसलिए कि जोधा सिंह ने ज्वाला के मामले में दखल देना ठीक नहीं समझा होगा। दूसरी तरफ ज्वाला उसका भाई है और देवराज चौहान ने उसकी बेटी नगीना की जान बचाई थी। ऐसे में वह इन दोनों के खिलाफ रिवॉल्वर कैसे उठाता? बहरहाल खुमान सिंह ने जोधा सिंह को कैद खाने में डालकर ठीक नहीं किया। हमारे लिए तो अच्छा हुआ, रूपचंद बोला, हमारा दुश्मन कम हो गया। हाँ, यह बात तो है, परंतु तुम क्या समझते हो, जोधा सिंह को लेकर ज्वाला और देवराज चौहान खामोश बैठे रहेंगे? नहीं, वह अवश्य कुछ करेंगे। यह मामला दबने वाला नहीं। खैर, जो होगा देखा जाएगा। तुम ज्वाला और देवराज चौहान पर अपनी निगरानी तैनात कर दो। जी, रिपोर्ट मुझे बराबर मिलती रहे। ऐसा ही होगा। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा हिन हिना कर रुक गया। यहाँ कहाँ? जगमोहन ने भी घोड़े की लगाम खींच ली, जबकि वह देवराज चौहान के रुकने का मतलब बाखूबी समझ रहा था। सामने ही नगीना का रेस्टोरेंट था। तुम चलो, मैं आता हूँ। देवराज चौहान की निगाहें नगीना के रेस्टोरेंट पर जा टिकी। नगीना से मिलने जा रहे हो? हाँ, सुबह तो उससे मिले थे। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर जगमोहन को देखा। चेहरा सपाट था। तुम ज्वाला के पास पहुंचो, मैं यहाँ से सीधा वहीं आऊंगा, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने कुछ ना कहा। उसने घोड़े को एड़ मारी तो घोड़ा आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया। घोड़ा धीरे धीरे लगाम के इशारे पर चलता हुआ नगीना के रेस्टोरेंट के सामने जा पहुंचा। आसपास का जायजा लेने के पश्चात देवराज चौहान एक ही झटके के साथ छोटी सी छलांग से नीचे उतरा और स्टैंड पर घोड़े की लगाम बांधने के पश्चात उसके कदम रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। मुख्य द्वार पर ठिठक कर देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट पर निगाह मारी। रेस्टोरेंट हमेशा की तरह ग्राहकों से भरा हुआ था, परंतु नगीना अपने काउंटर के पीछे नहीं थी। तभी गणपत कहीं से निकलकर उसके पास आ गया। वह चिंतित सा था। नगीना कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। ऊपर, अपने घर में, गणपत ने व्याकुल स्वर में कहा, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। क्या मतलब? अभी अभी तुम्हारे आगे आगे अपने आदमियों के साथ अजगर खान के खास आदमी रूपचंद ने रेस्टोरेंट में कदम रखा और रूपचंद लगभग जबरदस्ती के से अंदाज में ही नगीना को ऊपर ले गया है। जाते जाते मुझे धमकी दे गया कि ऊपर का रुख ना करूं और जब तक वह नीचे नहीं आ जाते इस बारे में किसी प्रकार का जिक्र किसी से ना करूं। देवराज चौहान की आंखें अंगारे के समान धधक होठ सख्ती के साथ भिज गए। हाथ होल्स्टर में मौजूद रिवॉल्वर पर आ टिका, निगाहें ऊपर जाने वाले दरवाजे की तरफ। गणपत देवराज चौहान के चेहरे पर फैले वहशी भावों को देखकर मन ही मन कांप उठा था। देवराज चौहान ने कदम आगे बढ़ाए और बंद दरवाजे को टटोला। वह खुला हुआ था। उसने एक पल्ला पूरा खोला और सरक कर भीतर प्रवेश कर गया। फिर पल्ला धीरे से बंद किया। रिवॉल्वर को वह हथेली में जकड़ चुका था। फिर दबे पांव बिना आहट किए सीढ़ियां चढ़ने लगा। आधी सीढ़ियां तय करने के बाद ऊपर से आती रूपचंद की आवाज उसके कानों में पड़ी। देवराज चौहान वहीं ठिठका हुआ उनकी बातें सुनता रहा। रूपचंद नगीना से जानना चाहता था कि देवराज चौहान और ज्वाला किस फेर में है, और नगीना इन सब बातों से स्पष्ट इनकार कर रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। और इनकार सुनकर रूपचंद अब धीरे धीरे हैवानियत पर उतरता जा रहा था। अंगारा बना देवराज चौहान ऊपर जा पहुंचा। उसे सामने पाकर रूपचंद और उसके दोनों साथी चौंके। फिर हाथ में दबी रिवॉल्वर देवराज चौहान की तरफ तन गई। रूपचंद ने नगीना को अपने रिवॉल्वर की रेंज में रख लिया। तुम ऐसा सवाल ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिसे कुछ भी नहीं मालूम, और इस पर भी तुम इस बात की आशा लगाए बैठे हो कि तुम्हारे प्रश्न का सही सही जवाब मिल जाए। देवराज चौहान के होठों से मौत से भरी गुर्राहट निकली।
अगर इतना ही दमखम रखते हो तो यह पूछने के लिए मेरे पास आते, ज्वाला के पास जाते, एक मासूम पर जोर चला रहे हो अपना। रूपचंद अब खुद पर काबू पा चुका था। सामने खड़ा देवराज चौहान उसे मौत का परकाला लग रहा था। इसी कारण उसने नगीना की आड़ ले ली थी। पूछो रूपचंद, मुझसे पूछो, क्या जानना चाहते हो? तुम और ज्वाला आखिर मंगोलिया में करना क्या चाहते हो? देवराज चौहान कहर भरी हंसी हंसा। रहने दो, यह बच्चों के जानने का सवाल नहीं कि उत्तर दिया जा सके। नहीं बताओगे? रूपचंद के जबड़े कस गए। नहीं, देवराज चौहान ने वहशियाना स्वर में कहा। नगीना को छोड़ दो, सवाल ही पैदा नहीं होता छोड़ने का। रूपचंद के दांत भींचे। तो फिर क्या करोगे नगीना का? देवराज चौहान दरिंदगी पर उतर आया। रूपचंद ने कुछ न कहा। तभी दो धमाके हुए। रूपचंद के दोनों आदमी उड़ गए। अब बोलो। देवराज चौहान दरिंदा ही तो लग रहा था इस वक्त। रूपचंद अपने दोनों आदमियों को इस प्रकार उड़ते पाकर सकपका उठा था। उनकी लाशें वहां से बहता खून सामने ही नजर आ रहा था। अब नगीना को कैसे बचाओगे देवराज चौहान? रूपचंद गुर्राया। उसे कुछ नहीं होगा, मैं नगीना को शूट करने जा रहा हूँ, रूपचंद ने पहले वाले स्वर में कहा। कर दो। देवराज चौहान का लहजा बिल्कुल सपाट था। रूपचंद के जबड़ों में कसा हुआ गया। तुम जानते हो मैंने क्या कहा है? कहीं सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? मैंने ठीक सुना है और जवाब भी दे दिया है। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। शूट कर सकते हो तो कर दो नगीना को, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कई पलों तक उनके बीच मौत का सन्नाटा छाया रहा। मैं जा रहा हूँ, रूपचंद बोला। कैसे? देवराज चौहान के जबड़ों में भरपूर कसाव था। नगीना नीचे तक मेरे साथ जाएगी, तुम ऊपर ही रहोगे। ठीक है, जाओ। देवराज चौहान उसी मुद्रा से रास्ते से हटता हुआ बोला। लेकिन इतना अपनी खोपड़ी में बिठा लेना रूपचंद, अगर जाते समय तुमने नगीना को शूट किया तो आने वाले 1 घंटे में तुम, असगर खान और तुम्हारे सब साथियों का नामो निशान मंगोलिया से मिट चुका होगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज की तारीख में ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह मामला हम लोगों का है। मैं नगीना को शूट करना ठीक नहीं समझता। समझदार हो, जाओ। देवराज चौहान के जबड़ों में पूरा कसाव था। तुम ऊपर ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद रूपचंद नगीना की आड़ लेकर इस तरह वहां से गया कि देवराज चौहान चाहकर भी उसे निशाना नहीं बना पाया। और फिर लगभग 5 मिनट बाद ही नगीना ऊपर आ गई। देव, फफकती हुई नगीना देवराज चौहान के चौड़े सीने से जा लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बदन में हो रहे हल्के हल्के कंपन को देवराज चौहान ने महसूस करके उसे अपने बाहों के घेरे में समेट रखा था। यह सब क्या हो रहा है देव? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरी तरफ आंखें टेढ़ी करके भी देख पाता। पापा के कैद खाने में जाने की देर थी कि अब यहाँ आकर रूपचंद जिसे लोग मुझ पर रिवॉल्वर तानने लगे, वह रोए जा रही थी, फफके जा रही थी। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने उसे अपने से जुदा किया। नगीना का खूबसूरत चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। उसका रोना थम चुका था। देवराज चौहान कई पलों तक उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता रहा। अगर तुम वक्त पर ना आते तो रूपचंद जाने मेरा क्या हाल करता। अभी तो वह शुरू हुआ था। तुम्हारे आने से कुछ मिनट पहले ही वह यहाँ आया था। नगीना ने भर्राए हुए स्वर में कहा। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान ने उसका गाल थपथपाया। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं। मैं हूं तो। तुम तो इत्तेफाक से आ गए थे, वरना पहले तो मेरे पापा का नाम ही बहुत था मंगोलिया वालों के लिए। और आज सुबह खुमान सिंह ने पापा को कैद क्या किया, मैं जैसे अनाथ हो गई। नगीना की आंखों से पुनः आंसू झर उठे। तुम ज्वाला को बोल रही हो? चाचा की याद है मुझे, परंतु वह खुद ही इन दिनों खुमान सिंह को लेकर दिक्कत में है। नगीना अपने आंसू पोंछते हुए बोली। अगर मेरे पापा को तुमने खुमान सिंह की कैद से नहीं निकाला तो फिर मैं मंगोलिया में नहीं रह पाऊंगी। यहाँ से मुझे कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। देवराज चौहान के होठों पर मीठी मुस्कान उभरी। तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहीं इसी मंगोलिया में रहोगी पहले की तरह। देवराज चौहान को देखती रह गई नगीना। जोधा सिंह 2-1 दिन में कैद खाने से बाहर होगा। देवराज चौहान बोला। 2-1 दिन में? नगीना का स्वर कांप सा उठा। हाँ, देवराज चौहान का यह वायदा है नगीना से। नगीना के होठ कांपे, परंतु वो कुछ कह न सकी। और तुम चले जाओगे यहाँ से? आखिर नगीना बोल ही पड़ी। कुछ कहना चाहकर भी देवराज चौहान कुछ न कह सका। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों? नगीना तड़प सी उठी। यहाँ नहीं रुक सकते क्या? नहीं। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मैं अपना काम करने के बाद आगे बढ़ जाता हूँ, रुकता नहीं। मेरे लिए भी नहीं रुकोगे? नगीना की आंखों में आंसू उभरे। नहीं, देवराज चौहान ने कभी भी रुकना नहीं सीखा। मेरे पाँव में रुकना है ही नहीं। नगीना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही कि कदमों की आहट सुनकर रुक गई। आने वाला गणपत था। उसकी निगाह नीचे पड़ी दोनों लाशों पर जा टिकी। गणपत, देवराज चौहान बोला, इन लाशों को ठिकाने लगा दो। गणपत ने सिर हिलाया, फिर एक लाश को कंधे पर डालकर सीढ़ियां उतर गया। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? नगीना जैसे फट पड़ी। देवराज चौहान ने उसे देखा। नगीना के होठ कांप से रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी परंतु कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलना चाहते थे परंतु निकल नहीं पा रहे थे। बोलते क्यों नहीं देव? नगीना जैसे चीख ही पड़ी। देवराज चौहान ने फिर भी कुछ ना कहा। तुम इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि तुम सोचते हो तुम्हारे इनकार पर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने को कह दूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जवाब चाहिए मुझे बताओ। मैंने आज तक किसी को नहीं चाहा, किसी को पसंद नहीं किया, परंतु तुमसे पूछना पड़ रहा है।
देवराज चौहान से पूछना पड़ रहा है मुझे कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ या नहीं। जवाब तो पूछकर ही रहूंगी तुमसे। देवराज चौहान ने शांत भाव में सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मेरे प्रश्न पर तुम खामोश नहीं रह सकते देव। बिना जवाब के मैं तुम्हें जाने दूंगी नहीं। अच्छी लगती हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। देव, नगीना का स्वर एकाएक खुशी से कांप उठा। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि मैं मंगोलिया में ही ठहर जाऊं। देवराज चौहान का स्वर गंभीर ही था। यह बात मैं पहले ही भी कह चुका हूं कि देवराज चौहान कभी भी एक जगह ठहरता नहीं। तुम्हारा मेरा वास्ता सिर्फ तब तक ही है जब तक कि मैं मंगोलिया में हूं। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और बाहर जाने के लिए सीढ़ियां उतरता चला गया। देव, कांप कपाते स्वर में नगीना पुकार उठी। परंतु देवराज चौहान ने तो कदम आगे बढ़ा दिए थे जाने के लिए, जो रुकना नहीं जानते थे। नगीना के होठ थरथरा रहे थे। पलकें स्वतः बंद होती चली गई। उसके घुटने बुड़े और धीरे धीरे वह नीचे बैठती चली गई। एकाएक उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले। तभी गणपत वहां आया। उसने नगीना को देखा, कहा कुछ नहीं। उसकी हालत देखकर दूसरी लाश उठाकर कंधे पर डाली और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे जब देवराज चौहान ज्वाला के ठिकाने पर पहुंचा। हैरत थी कि अभी तक खुमान सिंह की तरफ से ना तो ज्वाला के ठिकाने पर कोई हमला हुआ था, ना ही राह में। खुमान सिंह जैसे इंसान का इस तरह शांत बैठना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ज्वाला ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। जगमोहन आया? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, भीतर है, ज्वाला ने गंभीरता से कहा। थापर? वह भी। आओ भीतर चलते हैं, देवराज चौहान ने कहा। कुछ देर बाद वे सब एक कमरे में बैठे थे। देवराज चौहान, जगमोहन, थापर और ज्वाला। एक कुर्सी पर धर्मराज भी आकर बैठ गया। धर्मराज के लिए देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से ज्वाला की ओर देखा। सब ठीक है धर्मराज, तुम्हारे और जगमोहन की तरह है मेरे लिए। धर्मराज को लेकर फिर किसी ने कुछ न कहा। अब बोलो देवराज चौहान, ज्वाला ने खामोशी तोड़ी। सबसे पहले मैं जोधा सिंह के बारे में बात करना चाहता हूं। उसे खुमान सिंह की कैद से बाहर निकालना है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ज्वाला, आज का दिन तो बीत गया, कल का दिन मुझे दे दो। परसों जोधा सिंह तुम्हारे सामने होगा, यह मेरा वादा है। कैसे? ज्वाला की आंखें सिकुड़ गई। अभी मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकता। कल शाम तक सब्र रखो, सब मालूम हो जाएगा। जो मन में आए करो। परसों तुम जोधा सिंह की आजादी का वादा करते हो? हाँ, ठीक है। अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम कैसे क्या करना चाहते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जोधा सिंह के मामले को लेकर परसों तक का वक्त तुम्हारा, उसके बाद का वक्त मेरा। अगर तुम कामयाब ना हो सके तो फिर मैं ही खुमान सिंह से निपटूंगा। देवराज चौहान ने कुछ ना कहा। तुम्हें पूछने के लिए यहाँ कोई आया था, ज्वाला ने कहा। कौन? ना तो उसने अपना नाम बताया, ना ही मैं उसका चेहरा देख पाया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से इस तरह ढांक रखा था कि सिवाय उसकी आंखों के और कुछ भी दृष्टिगोचर ना हो रहा था। और मेरे कहने पर भी उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वैसे मैं चाहता तो उसके चेहरे पर से कपड़ा उतार सकता था, उसका चेहरा देख सकता था, परंतु ऐसा करना मैंने मुनासिब ना समझा, क्योंकि वह निडर होकर यहाँ आया था और तुम्हें पूछ रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में टकराई। लोटन सिंह, यह नाम उन दोनों के ही मस्तिष्क में एक साथ टकराया। वह ठीकने कद का था, देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, ज्वाला ने आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। कौन था वह? ज्वाला ने असमझता से पूछा। वही जिसने हमें मंगोलिया में बुलावा भेजा था, देवराज चौहान ने जवाब दिया। ओह, थापर के होठ सिकुड़ गए। वह भी समझ गया कि वह लोटन सिंह था। क्या कह रहा था? तुम्हें पूछ रहा था। मैंने बताया उसे कि शाम से पहले तुमसे नहीं मिला जा सकता, तो वह कहने लगा कि बहुत जरूरी काम है, शाम को वह नहीं आ सकता, परंतु रात को 11 बजे बुर्जी पर वह तुम्हें मिलेगा। समझे? वह आदमी बुर्जी पर ही 11 बजे तुम्हारा इंतजार करेगा। हाँ, बुर्जी क्या है? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर रेगिस्तान में एक जगह है जिसे बुर्जी कहा जाता है। जवाहर सिंह के जमाने में उस बुर्जी का निर्माण हुआ था। वह एक 20 बाय 20 के साइज का कमरा था। उस कमरे के चारों कोनों में 20 बाय 20 फीट ऊंची बुर्जियां थी, जिसमें एक इंसान के बैठने की जगह थी। वहां दिन रात हथियारबंद 4 लड़ाके मौजूद रहकर रेगिस्तान की निगरानी करते थे। जवाहर सिंह के जमाने तक यह सिलसिला सख्ती से चलता रहा। खुमान सिंह के वक्त भी कुछ साल वह सिलसिला जारी रहा, परंतु करीब 15 साल पहले खुमान सिंह के आदेश पर उस कमरे को तोड़ फोड़ कर गायब कर दिया गया। सारा मलबा हटा दिया गया, इस तरह की वहां कोई निशान न बचे। फिर वह जगह भी रेगिस्तान का अटूट हिस्सा बनकर रह गई। अब शायद ही किसी को उस बुर्जी वाले कमरे की याद हो। देवराज चौहान ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। चंद पलों की चुप्पी को
ज्वाला ने ही तोड़ा। अब हमें खुमान सिंह की दौलत पर भी बात कर लेनी चाहिए, वह कहाँ हो सकती है। देवराज चौहान ने थापर को देखा। तुम इस काम में काफी देर से हो थापर, कहने की शुरुआत तुम ही करो। यह ठीक है कि मैं 1.25 साल से खुमान सिंह की 40 अरब की दौलत की तलाश करने की कोशिश में हूं, थापर ने गंभीर स्वर में कहते हुए कुर्सी पर पहलू बदला। परंतु मेरी कोशिश करना या न करना एक जैसा ही रहा, क्योंकि मैं खुमान सिंह के कैद खाने में जा फंसा था। मेरी जानकारी सिफर है। इस बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि खुमान सिंह की दौलत तक रास्ता उसके कैद खाने से होकर अवश्य जाता है। यह तो कोई खास जानकारी नहीं हुई, धर्मराज बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि नहीं हुई, कुछ भी जानने का मौका ही नहीं मिला। मंगोलिया आने के चंद दिनों के बाद ही खुमान सिंह के कैद खाने में जा फंसा था मैं। जाहिर है कि यह सिलसिला हमें शुरू से ही शुरू करना होगा, जगमोहन ने कहा। कई पलों के लिए उनके बीच खामोशी की चादर बिछ गई। अगर, ज्वाला ने सोच भरे स्वर में कहा, खुमान सिंह के किसी आदमी के पास यह जानकारी है तो उससे मैं आसानी से वह जानकारी हासिल कर सकता हूं। नहीं, देवराज चौहान ने कहा, खुमान सिंह की दौलत से संबंध रखती किसी भी प्रकार की जानकारी खुमान सिंह के अलावा किसी को भी हो ही नहीं सकती। मेरे गले से नीचे तो यह बात नहीं उतरती, ज्वाला ने असहमति से कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक तो फिलहाल यही सच है, देवराज चौहान बोला। कम से कम गजाला को तो मालूम होगा कि दौलत कहां पड़ी है। नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार उसे भी नहीं मालूम। फिर तो खुमान सिंह की दौलत तक पहुंचना दिक्कत का सौदा हो गया, धर्मराज बोला। 40 अरब की दौलत पाने के लिए दिक्कतों का सामना तो करना ही होगा। थापर ने धर्मराज को देखा। और मेरे हिसाब से तो यह सब मामूली दिक्कतें हैं। जितनी बड़ी दौलत है उससे आधी से भी कम दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। हमें सिर्फ यही मालूम करना है कि खुमान सिंह ने दौलत कहाँ रख छोड़ी है। उसके बाद तो उस तक पहुंचने में हमें कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह कैसे मालूम करें खुमान सिंह ने दौलत कहाँ रखी है? ज्वाला बोला, तुम्हारे कहने पर हम मान लेते हैं कि दौलत कैद खाने के नीचे कहीं है, और कैद खाने से भी एक रास्ता दौलत तक जाता है। परंतु कैद खाने तक पहुंच किसकी है? ऐसा कौन है जो कैद खाने तक जाने का रास्ता भी तलाश कर ले? वहां तक तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वह कैद खाना तो बना ही ऐसा है कि भीतर का भीतर और बाहर का बाहर। ज्वाला ठीक कहता है, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर स्थिर लहजे में कहा। और हम सब यह भी मानते हैं कि खुमान सिंह की दौलत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उसके बंगले में कहीं से जाता है, जो कि गुप्त है। जाहिर है वह रास्ता ऐसा होगा कि हमारे सामने होने पर भी हम नहीं जान सकेंगे कि यह रास्ता खुमान सिंह की 40 अरब की दौलत तक जाता है। मतलब कि उस रास्ते को तलाश करने के लिए हम खुमान सिंह के बंगले में नहीं जा सकते। चले भी गए तो उस रास्ते को तलाश करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वक्त नहीं होगा, और वहां सिर्फ खुमान सिंह के आदमियों का खूनी जाल होगा हमारे लिए। जाहिर है खुमान सिंह के बंगले से उसकी दौलत तक पहुंचने का जो रास्ता है उसका ख्याल हमें छोड़ना होगा, और तीसरा कोई भी रास्ता नहीं है। ज्वाला ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। तुम्हारा मतलब है कि हम खजाने का 40 अरब का ख्याल छोड़ दें? ज्वाला ने एक एक शब्द चबाकर कहा। नहीं, ज्वाला के होते यह नहीं हो सकता। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पीछे हटने को कह रहा हूं? देवराज चौहान ने कहा, मैंने तो अपने विचार जाहिर किए हैं। एक बात और अपने दिमाग में बिठा लो कि इंसान कोशिश करे तो ऐसा कोई सा काम नहीं जो नहीं हो सकता। हर काम के लिए नया दरवाजा खुल सकता है, बशर्ते इंसान कोशिश करे। कोई ना कोई रास्ता तो हम भी निकालेंगे ही। किसी काम में हाथ डालने के पश्चात मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैंने कभी हार ही नहीं मानी। कोई कुछ ना बोला। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा, कोई ठोस जानकारी हासिल करके रहूंगा। इसमें देर भी लग सकती है, ज्वाला बोला। और खुमान सिंह के साथ हमारी दुश्मनी हो जाने के कारण हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं रहा। यह काम जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। जल्दी ही निपटेगा। सिर्फ कुछ दिन में मैं खुमान सिंह की दौलत के बारे में सब कुछ जान लूंगा। ज्वाला देखता रहा, बोला कुछ नहीं। एक बात समझ में नहीं आ रही, जगमोहन बोला। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूमी। कल रात को गजाला ने ज्वाला को घेरा था, परंतु हमारे कारण उसे वापस लौटना पड़ा। इतना सब कुछ हो जाने पर आज खुमान सिंह को कोई कदम उठाना चाहिए था, परंतु दिन बीतने को है और उसकी तरफ से कोई गतिविधि नहीं। यह तो ना समझ में आने वाली बात है। ज्वाला के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभर गई। खुमान सिंह कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वह खेला खाया मंजा हुआ खिलाड़ी है। उससे इस बात की उम्मीद मत रखना कि गाल पर थप्पड़ पड़ते ही फौरन वह ईंट उठाकर तुम्हारे सिर पर मार देगा। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है वह। हर काम शांति से करने की आदत है उसे। कोई बड़ी बात नहीं कि हफ्ता 10 दिन भी वह मेरे खिलाफ कोई कदम ना उठाए और 11वें दिन भूत की तरह
अपना पंजा गले पर टिका दे। मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ, खून का खेल खेलना उसका पुराना शौक है और दुश्मन को मजे ले लेकर मारना उसका पसंदीदा खेल। तुमने अपना इंतजाम तो पूरा कर रखा है ना? देवराज चौहान ने पूछा। निश्चिंत रहो। ज्वाला के होठों पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया। ज्वाला, तुम्हारे पास ऐसी किसी जगह का इंतजाम है जिसके बारे में किसी को मालूम ना हो? एक क्या, ऐसी कई जगह है मेरे पास। क्यों? ज्वाला ने पूछा। जरूरत है? अब यह मत पूछना कि क्या जरूरत है। कुछ देर बाद कोई अच्छी मुनासिब जगह हमें दिखा देना। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। अब मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए जगमोहन और थापर से बात कर लेने दो, बाकी बातें हम उसके बाद करेंगे। ज्वाला ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहते? हाँ, तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके बारे में भी तुम्हें कल तक मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ज्वाला तुरंत उठ खड़ा हुआ और धर्मराज भी खड़ा हो गया। जब फुर्सत मिल जाए तो बेल के उस बटन को दबा देना। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ज्वाला और धर्मराज बाहर निकल गए। आज रात तुम दोनों को बहुत ही खास काम करना है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन और थापर की निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। खुमान सिंह के बंगले से गजाला को हर हाल में उठा लाना है। जगमोहन और थापर चौंके। यह तुम क्या कह रहे हो? जगमोहन सकपका कर बोला। खुमान सिंह के बंगले में जाकर उसकी बेटी को उठा लाना मजाक समझते हो क्या? वहां इतने आदमी इकट्ठे हो जाएंगे कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा और हमारे शरीरों में इतनी गोलियां प्रवेश कर जाएगी कि शरीर की 1 इंच की चमड़ी भी कहीं नजर नहीं आएगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह खतरनाक काम है, परंतु यह काम होना जरूरी है। ज्वाला अगर अपने भाई जोधा सिंह को कैद खाने से निकालने के चक्कर में पड़ गया तो हम मंगोलिया की धरती पर अकेले रह जाएंगे। जरूरत पड़ने पर कोई हमारी सहायता के लिए सामने नहीं आएगा। तुम, जगमोहन के होठ भीग गए, गजाला का करना क्या चाहते हो? मैं गजाला के बदले खुमान सिंह से जोधा सिंह को हासिल कर लेना चाहता हूँ। ओह, जोधा सिंह का मामला जल्दी निपटाकर ज्वाला को कंट्रोल में रखने का केवल यही एक रास्ता है। अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं इस मामले में गजाला को नहीं खींचता। अपनी बेटी के लिए तो खुमान सिंह फौरन जोधा सिंह को हमारे हवाले कर देगा। हाँ, लेकिन गजाला को उठा लाना मौत के कुएं में छलांग लगाने के बराबर है, जगमोहन बोला। यह काम मैं करूंगा अकेला ही। थापर ने होठ खोले। तुम? जगमोहन चौंका। यह काम करोगे, वह भी अकेले? हाँ, थापर ने दृढ़ स्वर में कहा। मुंबई वाला थापर हूं मैं, मेरे लिए यह काम खास अहमियत नहीं रखता, जबकि मैं गजाला के कमरे तक आसानी से पहुंच सकता हूँ। वह कैसे? ऐसे कि मैं वहां पहले भी पहुंच चुका हूँ। गजाला के कोड़ों का हिसाब जो बराबर करना था मुझे, तो किया। कैसे? जगमोहन सकपकाया। जाहिर है, कोड़ों का हिसाब उसके बदन पर कोड़े बरसा कर तो करने से रहा। थापर का लहजा शरीर था। मैंने अपने ढंग से हिसाब चुकता कर दिया गजाला का। जगमोहन ने जैसे समझने वाले अंदाज में इस बार सिर को हिलाया। तो तुम बंगले से गजाला को निकाल ला पाओगे? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, मैं अकेला ही इस काम को अंजाम दे दूंगा, थापर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। फिर भी जगमोहन को साथ ले लो। नहीं, यह काम अकेले में करने में ही मुझे सहूलियत होगी। ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन एक बात याद रखना कि यह जरूरी नहीं कि हर बार कामयाबी ही मिले। थापर कुछ ना बोला। गजाला को लेकर कहाँ पहुंचना है? ज्वाला के आदमी तुम्हें वह जगह दिखा देंगे। जगमोहन तुम्हारे आने के इंतजार में वहां रहेगा। अगर सब काम ठीक ठाक से निपट जाता है तो तुम लोग वहां से किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलना। कल सुबह मैं ही तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान ने घंटी दबाई तो कुछ पलों बाद ज्वाला और धर्मराज वहां थे। ज्वाला के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव न था। ज्वाला, देवराज चौहान बोला, अपना कोई गुप्त ठिकाना इन दोनों को दिखा दो। ज्वाला ने सिर घुमाकर धर्मराज को देखा। धर्मराज ने ज्वाला का इशारा समझा और जगमोहन थापर को लेकर वहां से चल पड़ा। ज्वाला ने खाली कुर्सी संभाल ली। ठीक है, ज्वाला ने धीमे से सिर हिलाया। क्या ठीक है? देवराज चौहान ने असमंजस से उसे देखा। यही कि तुम गजाला को बढ़ा रहे हो। ऐसा करके हम खुमान सिंह से जोधा सिंह को हासिल कर लेंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तुम भूल रहे हो कि यह मेरा ठिकाना है, ज्वाला ने मुस्कुरा कर कहा। मैं जब भी जहां की बात चाहूं अपने ठिकाने में सुन सकता हूँ। ओह, माइक्रोफोन, ज्वाला ने सिर हिलाया। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। मैं हैरान था कि तुम कौन सी बात मुझसे छिपा रहे हो, इसीलिए सब कुछ सुना। मैंने यह बात तुमसे छिपाना इसलिए जरूरी समझा कि तुम हथियार की नोक पर जोधा सिंह को वापस हासिल करना चाहते हो, जबकि मैं बिना खून खराबे के। उसके लिए यही एकमात्र रास्ता था। खुमान सिंह ने जोधा सिंह को धोखे में रखकर कैदी बनाया। इसी कारण मैं गजाला को इस काम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हो सकता है यह जानकर तुम ऐतराज उठाते कि मुझे किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं, मैं सिर्फ जोधा सिंह को अपने सामने आजाद देखना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। उसके बारे में नहीं बताओगे जो यहाँ पर तुम्हें पूछने आया था, जिसके कहने पर तुम मंगोलिया आए रात को? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे साथ चलना, उससे मिलवा दूंगा।
खुले रेगिस्तान के ऊपर चांद खिला हुआ था। अंधेरे में भी रेगिस्तान चमकता सा नजर आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे। मंगोलिया की आबादी कहीं पीछे छूट गई थी। देवराज चौहान और ज्वाला घोड़ों पर सवार धीमी गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। ठंडी रेत से टकराकर आती हवा बदन को बहुत सुहानी लग रही थी। बुर्जी कहाँ है? देवराज चौहान ने घोड़ा दौड़ाते हुए पूछा। बुर्जी तो कहीं भी नहीं है, उसके अवशेष भी नहीं है। अलबत्ता अंदाजा है उस जगह का जहां कभी बुर्जी हुआ करती थी। आज उसी अंदाज वाली जगह को ही बुर्जी कहा जाता है। अभी वह 1-1.5 किलोमीटर आगे है। करीब 15 मिनट बाद वे दोनों बुर्जी वाली जगह पर जा पहुंचे। वहां पर एक घुड़सवार पहले से ही मौजूद था। वह घोड़े पर मौजूद था और चंद्रमा की रोशनी में स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसका एक हाथ होल्स्टर पर है। देवराज चौहान घोड़े से उतरा। वह घुड़सवार जो कि लोटन सिंह था वह भी उतर आया। ज्वाला घोड़े पर ही बैठा रेगिस्तान में निगाहें दौड़ा रहा था, परंतु दोनों के अलावा कोई और नहीं था वहां। लोटन सिंह, देवराज चौहान के होठों से निकला। ज्वाला को साथ क्यों लाए? लोटन सिंह का स्वर गंभीर था। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वह मेरा साथी है। मालूम है मुझे सब कुछ। देवराज चौहान के पुकारने पर ज्वाला उसके पास आया। परिचय हुआ। ज्वाला लोटन को पहले से ही जानता था और लोटन ज्वाला को। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। तुमने खुमान सिंह के साथ ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है कि खुमान सिंह से निपटोगे या उसकी दौलत तलाश करोगे? लोटन सिंह के स्वर में नाराजगी थी। तुम यहाँ अपनी ताकत का झंडा गाड़ने आए थे क्या? भूल गए कि तुम यहाँ दौलत लूटने आए हो? जो भी हुआ इत्तफाकन हुआ, होता चला गया। देवराज चौहान बोला। अगर यही समय तुमने दौलत तलाश करने में लगाया होता तो अब तक कुछ तो मामला आगे बढ़ जाता। लोटन सिंह, देवराज चौहान का स्वर दृढ़ता से भरा था। मैं यहाँ खुमान सिंह की दौलत समेटने आया हूँ तो समेट कर ही जाऊंगा। खुमान सिंह की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। खुमान सिंह का अंत नजदीक आ चुका है, वह अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा, ज्वाला बोला। लोटन सिंह ने तीक्ष्ण निगाहों से ज्वाला को देखा। तुमने खुमान सिंह को समझ क्या रखा है? वह वास्तव में यहाँ की ताकत है। वह ताकत है तो मैं क्या बिना ताकत का हूँ? ज्वाला कहर से हंसा। खुमान सिंह के पास तुमसे ज्यादा ताकत है। यह तुम किस आधार पर कह सकते हो? मेरी और उसकी ताकत को तुमने तराजू में तोलकर देखा है? अभी ताकत तोलने वाली तराजू नहीं बनी, लोटन सिंह ने व्यंग से कहा। बिना तराजू के ही मैं दिखा दूंगा कि मेरा पलड़ा भारी है। वैसे अब खुमान सिंह मुझे लेकर क्या कदम उठाने जा रहा है? तुम तो खुमान सिंह के खास सलाहकार हो, मालूम होगा ही तुम्हें। नहीं, अभी खुमान सिंह ने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दी। यूं आज की तरह मेरे पास ठिकाने पर मत आया करो। तुम खुमान सिंह के खास आदमी हो। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा मेरे यहाँ आना है तो फौरन तुम्हारा गला काट देगा, मालूम है मुझे। लेकिन आना पड़ा। देवराज चौहान से जरूरी काम था। लोटन गंभीर था। देवराज चौहान की प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ देवराज चौहान। ज्वाला के सामने तुम हर तरह की बात कर सकते हो, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। सोच लो, सोच कर ही कह रहा हूँ। पल भर की चुप्पी के बाद लोटन सिंह ने कहा। खुमान सिंह की दौलत तलाश करने के लिए तुमने क्या किया? कर रहा हूं अभी। आशा है कि बहुत जल्दी सारा मामला निपट जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम खुमान सिंह की निगाहों में आ चुके हो। अब कोई भी काम खुलकर नहीं कर सकते। तुमने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली है। मेरी निगाहों में यह मुसीबतें नहीं, मामूली बातें हैं। तुम अपनी कहो, कहना क्या चाहते हो? लोटन सिंह ने सिर हिलाया, फिर शांत लहजे में क्या उठा। कल मुझे खुमान सिंह के निजी सामान में से जवाहर सिंह की डायरी मिली। जवाहर सिंह की डायरी? हाँ, खुमान सिंह के बाप जवाहर सिंह की डायरी। तब खुमान सिंह सो रहा था। मैंने उस डायरी को पढ़ा और वापस वहीं रख दिया। गलती से वह डायरी बाहर रह गई होगी, क्योंकि जागने के पश्चात वह सीधा वहीं पहुंचा था। उस डायरी को किसी गुप्त जगह पर रख दिया था। क्या था उस डायरी में? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। हमारी परेशानियों का हल, लोटन सिंह गंभीर स्वर में बोला। डायरी में ऐसी जगह का जिक्र था जो कि उसने बहुत मेहनत से बनाई थी, जो खुमान सिंह के महल के नीचे कैद खाने के आसपास कहीं है, और उसमें जाने के 3 रास्तों का उसने जिक्र कर रखा था। उसमें यह तो स्पष्ट नहीं था कि वह जगह दौलत रखने के लिए बनाई गई है, परंतु हम सोच ही सकते हैं कि वहां दौलत ही रखी होगी। ओह, ज्वाला के होठों से गहरी सांस निकली, आंखों में चमक भर आई। वहां जाने के लिए 3 रास्तों का जिक्र है? देवराज चौहान होठ भींचकर बोला। हाँ, तो समझो वहीं पर खुमान सिंह की 40 अरब की दौलत मौजूद है। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, दावा है यह मेरा। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। पहले तुम इन 3 रास्तों के बारे में बताओ। पहला रास्ता कैद खाने से होकर वहां तक जाता है। वहां 2 कोठरियां हैं, जो कि भीतर से एक ही है, परंतु बाहर से देखने में 2 कोठरियां नजर आती है, और मुझे मालूम है कि उन 2 कोठरियों को हमेशा बंद रखा जाता है, जिन पर लटके हुए तालों को सुबह शाम चेक किया जाता है। हाँ, मैं देख चुका हूँ वे दोनों कोठरियां। देवराज चौहान बोला। दूसरा रास्ता खुमान सिंह के बेडरूम से होकर जाता है। खुमान सिंह के बेडरूम से? हाँ, परंतु वहां से भीतर प्रवेश कर पाना आसान नहीं है। लोटन सिंह ने सिर हिलाया। खुमान सिंह के बंगले में ही जाना संभव नहीं, उसके बेडरूम तक पहुंचना तो ख्वाबों की बात है। पहुंच भी गए तो यह जान पाना कठिन होगा कि रास्ता कहाँ से है। उस डायरी में नहीं लिखा कि रास्ता कहाँ से जाता है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, रास्ता कहाँ कहाँ से है इसका जिक्र तो उसमें था,
परंतु रास्ता किस शक्ल में, किस शेप में है, इसका कोई जिक्र नहीं था डायरी में। लोटन सिंह ने कहा, और तीसरा रास्ता बुर्जी से जाता था, जिसे कि खुमान सिंह ने 15 साल पहले ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर रेत ही रेत है, वह रास्ता रेगिस्तान में दफन हो चुका है। लोटन सिंह बोला, वह बुर्जी कहाँ है? यही जहाँ हम खड़े हैं? देवराज चौहान ने पूछा। ठीक तरह से उस जगह की निशानदेही नहीं की जा सकती कि सही तौर पर बुर्जी कहाँ स्थित थी, क्योंकि अब हर तरफ रेत ही रेत है और बुर्जी को समाप्त किए 15 वर्ष बीत चुके हैं। तब दिखाने की तो वह बुर्जी महज पहरेदारी के लिए थी, रेगिस्तान की पहरेदारी के लिए, जवाहर सिंह के दुश्मन की पहरेदारी के लिए। परंतु असल में वहां मौजूद पहरेदार उस रास्ते की पहरेदारी करते थे जो कि बुर्जी वाले कमरे के नीचे से होकर जाता था। दरअसल पहरेदार स्वयं भी नहीं जानते थे कि असल में वे किसकी पहरेदारी कर रहे हैं। जवाहर सिंह का हर काम चालाकी और समझदारी से भरा होता था। खुमान सिंह ने बुर्जी वाला रास्ता क्यों बंद करा दिया? ज्वाला ने पूछा। शायद इसलिए कि खुमान सिंह ने उस रास्ते की आवश्यकता नहीं समझी। अगर किसी को उसके पास मौजूद दौलत की भनक पड़ जाती तो बुर्जी वाले रास्ते की भी भनक पड़ सकती थी। ऐसे में बेकार का खतरा पैदा हो सकता था। उस कमरे की चारों बुर्जियों पर पहरेदारों को हर समय खड़ा रहना खुद ही अपने आप में ढिंडोरा पीटने जैसी बात होती। इसलिए उसने सदा के लिए ही बुर्जियों वाला कमरा हटाकर उस जगह को रेगिस्तान जैसा समतल बना दिया। देवराज चौहान ने चमक भरी निगाहों से ज्वाला को देखा। ज्वाला ने कुछ न कहा। तो तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक होगा? देवराज चौहान ने पूछा। तीनों रास्ते ही उत्तम हैं, किसी में कोई बुराई नहीं। लोटन सिंह ने सिर हिलाकर कहा, अगर तुम कैद खाने तक पहुंच सकते हो, वहां मन चाहे ढंग से काम कर सकते हो, तो वहां से। तुम अच्छी तरह जानते हो लोटन सिंह, कैद खाने वाले रास्ते का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर दूसरा रास्ता खुमान सिंह के बेडरूम से होकर जाता है। लोटन सिंह का स्वर गंभीर था। अगर तुम लोग बिना किसी खतरे के उसके बेडरूम पहुंचकर पर्याप्त समय पास होने पर उस गुप्त रास्ते को तलाश करके उस तहखाने जैसी जगह पर पहुंच सको तो। दो पल के लिए वहां खामोशी छा गई। लोटन सिंह, ज्वाला ने स्थिर लहजे में कहा, अगर हमें खुमान सिंह के बेडरूम तक जाना हो और वहां कुछ करना हो तो वो हम कर सकते हैं, परंतु हम उसके बेडरूम में फालतू में 5 मिनट भी नहीं रुक सकते, जबकि यह काम ऐसा है कि गुप्त रास्ता तलाश करने में पूरा दिन भी लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लोटन सिंह ने सिर हिलाया। और फिर भीतर जाने की ही बात नहीं है, बाहर आने का भी सवाल है। 40 अरब की दौलत समेटकर बाहर भी तो आना है। अगर हम जबरदस्ती किसी तरह भीतर प्रवेश कर भी गए तो बाहर कैसे निकलेंगे? बाहरी रास्ते पर तो खुमान सिंह हमारी मौत के दस्तावेज लेकर खड़ा होगा। इसलिए हमें ऐसे रास्तों से इस तरह भीतर प्रवेश करना है कि खुमान सिंह को हमारी हरकत की भनक भी ना मिल सके, तभी हम पूरी तरह सफल हो सकते हैं। देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा। सही कह रहे हो, वापसी का रास्ता तैयार करके ही भीतर जाना होगा। लोटन सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। और इस हिसाब से तो बुर्जी वाला तीसरा रास्ता ही हमारे काम का साबित हो सकता है। तुम उस जगह की निशानदेही नहीं कर सकते जहां बुर्जी वाला कमरा था? नहीं, लोटन सिंह ने अंधेरे में निगाहें दौड़ाते हुए कहा। बुर्जी वाला कमरा यहाँ कहीं आसपास ही था, परंतु सही जगह की निशानदेही अब संभव ही नहीं। रेगिस्तान तो हर तरफ एक सा ही नजर आता है। यह जमीनी मिट्टी तो है नहीं कि पुराने अवशेष बाकी बचे हों। रेत तो हर जगह से अपना रूप दे देती है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, लोटन सिंह बोला। तुमने जो कहना था कह दिया, और भी कुछ कहना है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, यही सब बताने के लिए तुम्हें बुलाया था। ठीक है, अब तुम जाओ लोटन सिंह, हम देख लेंगे क्या करना है, देवराज चौहान ने कहा। वैसे अब कहां से भीतर घुसने का प्रोग्राम बनाओगे? अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कर सकता, धीरे धीरे फैसला लेंगे। ठिकने कद के लोटन सिंह ने छलांग मारी और अगले ही पल वह घोड़े की पीठ पर सवार था। मैं चलूं? उसने पूछा। हाँ, जो भी करना सोच समझकर सावधानी से करना, समझदारी से करना, लोटन सिंह ने कहा। चिंता मत करो, मैं मात खाने वालों में से नहीं हूं, देवराज चौहान ने कहा। फिर मिलेंगे, मैं अपना हिस्सा पाने के लिए बेताब हूं, लोटन सिंह ने मुस्कुराकर कहा और घोड़े को ऐड़ मारी। घोड़ा आगे बढ़ गया। फिर लगाम का झटका पाते ही घोड़ा दौड़ पड़ा। देवराज चौहान और ज्वाला उसे जाते हुए देखते रहे। लोटन सिंह हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर गया है, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा। हाँ, ज्वाला की आंखों में चमक थी। अब हमें खुमान सिंह की दौलत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 40 अरब के मालिक हम बनकर ही रहेंगे। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है ज्वाला, मैं जानता हूं, परंतु अब ज्यादा कठिन भी नहीं। ज्वाला ने शब्दों को चबा कर कहा। फिर पूछा, कौन सा रास्ता तुमने इस्तेमाल करने की सोची? यही वाला, बुर्जी वाला। एकमात्र यही हमारे काम का है, जहां हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं और दूसरों की शक भरी निगाहों से भी दूर रह सकते हैं, देवराज चौहान बोला। लेकिन हम ठीक ठीक वह जगह कैसे तलाश करेंगे जहां बुर्जी वाला कमरा था? कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता, कहने की बातें हैं। ज्वाला ने सिर हिलाया। चारों तरफ निगाह मारो, हर तरफ अंधा रेगिस्तान है। जितना भी आगे चले जाओ लगेगा हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर वह बुर्जी वाला कमरा आजकल में रेगिस्तान में दफन हुआ होता तो उसे तलाश करना भी आसान होता, परंतु जो कमरा आज से 15 वर्ष पहले रेगिस्तान में दफन हो चुका हो, रेत में मिल चुका हो, उसका मलबा भी हटा दिया गया हो, वह जगह भी रेगिस्तान का हिस्सा बन गई है।
ऐसी जगह को ढूंढ पाना कठिन क्या असंभव है। इसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर हम खुलकर 15 साल पहले के रेत में दफन हो चुके बुर्जी वाले कमरे की तलाश करेंगे तो खुमान सिंह समझ जाएगा कि हम किस फिराक में हैं। ऐसे में तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो भी हो, हमें सिर्फ बुर्जी वाला रास्ता ही तलाश करना है, देवराज चौहान ने कहा। अब उस जगह को हम कैसे तलाश करते हैं यह हमारी काबिलियत पर निर्भर है। तुम खामखा ही इस बात पर अड़ गए हो कि यह कोई जिद नहीं, समझदारी वाली बात है। फुर्सत में तुम खुद भी सोच लेना, हम कैद खाने वाले रास्ते का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। कुमान सिंह के बेडरूम से गुजरने का तो सोचना ही मत। सिर्फ बुर्जी वाले कमरे वाला रास्ता ही बचा है, जिसे कि 15 वर्ष पहले यकीनन रेगिस्तान में मिला दिया गया था। फिलहाल यहाँ से अब चले, बाकी बातें फिर कर लेंगे। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। थापर को तुमने अकेले ही जाने की इजाजत दी है, वह खुमान सिंह की बेटी को ले आएगा तो हमारे साथ काम करने के काबिल इंसान होगा, नहीं तो मारा जाएगा, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। आज रात उसकी काबिलियत की परीक्षा है। रात के 12 बज रहे थे। गजाला कुर्सी पर बैठी अपने बेडरूम में मौजूद थी। घंटा भर पहले ही बस डिनर लेकर हटी ही थी और अभी कॉफी समाप्त की थी। ज्वाला का मामला उसके पिता देख रहे थे। उसे आशा थी कि आज का दिन ज्वाला की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ था। उसके पिता ने ज्वाला के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। पिता की खामोशी का मतलब वह नहीं समझ पाई। काफी देर से वह बैठी हुई थी, परंतु अब उठकर वह बेड पर जाने की सोच रही थी, सोने के लिए। बीती रात थापर यहाँ आया था। गजाला की निगाहें बेड की तरफ उठ गई। बदन में सिहरन सी दौड़ उठी। 2 पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। फिर कल का समय उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगा। तभी आहट हुई। वह तुरंत सपनों के महल से बाहर निकली। निगाहें चारों ओर घुमाई तो उसकी निगाह थापर पर जा अटकी, जो उसके देखते ही देखते खिड़की से दबे पांव कूदा था और हाथ में दबी रिवॉल्वर गजाला की तरफ थी। होंठ भींचे हुए थे। थापर को देखते ही गजाला चौंकी, फिर अगले ही पल सामान्य हो गई। गजाला उसे देखती रही। दोनों में से कोई कुछ न बोला। तो आज फिर तुम आ गए। आखिरकार गजाला के होठ खुले। हाँ, मेरे जिस्म की खातिर। गजाला का स्थिर लहजा। थापर कुछ न बोला। गजाला के हाथ अपने बदन पर पड़े, कपड़ों की तरफ बढ़े। उसने स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। अभी तक उसने कपड़े नहीं बदले थे। थापर के देखते ही देखते शरीर पर पड़ा टॉप उसने उतारा और एक और उछाल दिया। गजाला का विस्फोटक शरीर सामने था। थापर ने भावहीन ढंग से उसे देखा। पलक झपकते ही गजाला ने अपनी ब्रा भी उतार दी। उसकी दूधिया छातियां आजाद हो गई। गजाला ने ब्रा को एक तरफ उछाल दिया। निगाहें थापर के चेहरे पर जा टिकी। थापर पूर्ववत ढंग से ही खड़ा उसे निहार रहा था। और सबसे खास बात यह थी कि थापर की निगाह एक बार भी गजाला के जिस्म के उन हिस्सों पर नहीं गई थी जिन्हें वह उजागर कर चुकी थी। गजाला के हाथ अब अपनी स्कर्ट की तरफ बढ़े। ठहरो। थापर के होठ खुले। गजाला की प्रश्न भरी निगाह उसके चेहरे पर जा अटकी। कपड़े पहन लो। गजाला की आंखें सिकुड़ी। क्यों, पसंद नहीं आया मेरा बदन, या फिर कपड़े तुम खुद ही उतारोगे? मैं इस काम के लिए नहीं आया, थापर ने सपाट स्वर में कहा। कपड़े पहनो। गजाला अजीब सी निगाहों से उसे देखती रही, हिली तक नहीं। सुना नहीं तुमने? थापर दांत भींचकर गुर्राया। गजाला कुछ ना समझ सकी। आगे बढ़कर उसने कपड़े उठाए और पहने। क्या बात है, आज तुम्हें मेरा जिस्म पसंद नहीं आया? गजाला ने कटुता से कहा। औरतों के जिस्मों में मुझे कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो कल क्या तुम्हें मेरे जिस्म में चांद तारे नजर आए थे? वह मैंने अपने जिस्म पर पड़ने वाले कोड़ों का बदला लिया था। कोड़ों का बदला? गजाला फुफकार उठी। मैंने आज तक अपना जिस्म संभाले रखा था, लेकिन कल रात तुमने उसे खराब कर दिया। बहुत महंगा सौदा तुमने कर लिया है थापर। महंगा सौदा? थापर के दांत भिज गए। हाँ, तुमने पहली बार मेरे शरीर को खराब किया है। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और वह सजा कैसी होगी यह तो वक्त आने पर ही तुम्हें पता चलेगा। बच नहीं पाओगे। तुम सजा दोगी मुझे? हाँ, गजाला ने दांत पीस कर कहा। तब की तब देखेंगे। थापर का लहजा शांत था। इस समय मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या, मुझे लेने? गजाला चौंकी। हाँ। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? तुम्हें तुम्हारे किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। सीधी तरह मेरे साथ चल चलो, नहीं तो मुझे दूसरा ढंग अपनाना पड़ेगा। थापर का स्वर बेहद सख्त हो गया। कई पलों तक गजाला थापर को घूरती रही। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ थापर, गजाला ने दांत भींचकर कहा। तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन सिर्फ यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि आखिरी बार मेरा होगा। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो गजाला, अच्छी तरह से बिठा लो। अपने बाप के इस बंगले से बाहर निकलने से पहले तक अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ की तो मुझसे किसी प्रकार के रहम की आशा मत रखना। तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे यहाँ से लेकर जिंदा बाहर निकल ही नहीं सकते। यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। थापर ने कड़वे स्वर में कहा। निगरानी तो यहाँ बहुत है, परंतु उनसे ठीक प्रकार से काम नहीं लिया जा रहा। तभी तो मैं आसानी से भीतर तक आ जाता हूँ और चला भी जाता हूँ। अब
तुम्हें साथ ले जाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर हुई तो तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे दम पर मैं तुम्हें लेकर सुरक्षित यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ले चलो मुझे, गजाला ने सपाट स्वर में कहा। थापर ने गजाला की आंखों में झांका। गजाला के रंग ढंग उसे कुछ बदले नजर आ रहे थे। इस अय्याश औरत का कोई भरोसा नहीं, उसने मन ही मन सोचा। मेरे पास आओ, थापर ने शांत लहजे में कहा। गजाला थापर के पास पहुंची। तभी थापर की रिवॉल्वर वाला हाथ हिला और रिवॉल्वर की नाल गजाला की कनपटी पर पड़ी। गजाला के होठों से करा निकली। वह बेहोश होकर गिरने लगी कि थापर ने फौरन उसे थाम लिया और कंधे पर डालने के पश्चात आगे बढ़कर स्विच ऑफ करके कमरे की लाइट बंद कर दी और खिड़की के पास पहुंचकर उसे खोला। ठंडी हवा का झोंका उसके बदन से टकराया। उसके बाद उसने बाहर झांका। कमर पर होस्टर बांधे दो लड़ाके गश्त लगा रहे थे। उसके देखते ही देखते दोनों पास आए और एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ गए। उनके हाव भाव में लापरवाही भरी हुई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई भी भीतर आ ही नहीं सकता। महज टहलना ही उनकी नौकरी का हिस्सा है, जिसे वे बोरियत समझकर किसी तरह निपटा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते वह बंगले के दोनों कोनों में मुड़ गए। थापर जानता था कि आधा मिनट और है, उसके बाद वह दोनों पहरेदार फिर उस तरफ आ जाएंगे। गजाला को कंधे पर लादे वह खुली खिड़की की चौखट पर बैठा और नीचे कूद गया। कंधे पर गजाला के पड़े होने के कारण वह लड़खड़ाया और गिरते गिरते संभला। फिर वह गजाला को कंधे पर संभाले तेजी से बाउंड्री वॉल की तरफ दौड़ा, जो कि महज 60 गज दूर थी। दीवार के पास पहुंचते ही वह उछला और एक हाथ से दीवार की मुंडेर थाम ली, दूसरा हाथ कंधे पर पड़े गजाला के शरीर पर था। एक हाथ से दीवार पर चढ़ना बेहद मुश्किल था। आधा मिनट बीतने को था। पहरेदार उस हिस्से की तरफ पहुंचने ही वाले थे। आखिरकार थापर ने खतरनाक फैसला लिया। कंधे पर पड़े गजाला के बेहोश शरीर से उसने हाथ उठाकर मुंडेर पर टिका दिया। अब अगर जरा भी बैलेंस बिगड़ता तो गजाला के बेहोश शरीर ने नीचे गिर जाना था। थापर ने अपने शरीर को तेज झटका दिया और मुंडेर पर जा बैठा। तीव्रता के साथ हिलने के कारण गजाला का बेहोश शरीर नीचे गिरने को हुआ कि फुर्ती के साथ उसने थामा और अगले ही पल वह दूसरी तरफ था। वह सीधा घोड़े की पीठ पर गिरा, एक हाथ से घोड़े की लगाम थामी और उसे तेज झटका दिया। घोड़ा तेजी से लगाम के इशारे की दिशा की तरफ दौड़ता चला गया। गजाला का बेहोश शरीर उसके कंधे पर ही था, जिसे कि उसने एक हाथ से संभाले रखा था। इस सारी भागा दौड़ी में उसे पूरा आधा मिनट लग गया। गजाला को रास्ते में ही होश आ गया था। थापर ने घोड़े पर उसे अपने आगे बिठा लिया था। गजाला खामोश थी। उसने किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं उठाया था, ना ही कोई बात करने की चेष्टा की थी। थापर ने भी उससे कोई बात ना की। 25 मिनट तक घोड़ा भागता रहा। रात का 1 बजने जा रहा था। मंगोलिया की धरती पर अब शांति सी छाने लगी थी। यदा कदा ही कोई नजर आ जाता। आखिरकार थापर ने घोड़े को एक अंधेरी सड़क पर रोका। गजाला को नीचे उतरने के पश्चात खुद भी नीचे उतरा। फिर लगाम को मुनासिब जगह बांधने के पश्चात गजाला के साथ अंधेरी गली में घुसता चला गया। कुछ आगे जाकर उसने एक बंद दरवाजा खास अंदाज में खटखटाया। चंद पलों बाद जगमोहन ने दरवाजा खोला। वह ज्वाला का खास अड्डा था। थापर और गजाला को देखकर जगमोहन एक तरफ हटा तो थापर गजाला को साथ लिए भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन ने दरवाजा बंद किया। वे तीनों भीतरी कमरे में पहुंचे। जगमोहन ने गजाला को सिर से पांव तक देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा थापर कि तुम इसे इसके बंगले से उठा लाए हो। जवाब में थापर मुस्कुरा कर रह गया। बैठ जाओ, थक जाओगी, जगमोहन ने गजाला से कहा। गजाला शांत सी कुर्सी पर बैठ गई। हिम्मत है तुम्हारी जो इस बम की गोली को यहाँ उठा लाए। जगमोहन ने गहरी सांस ली। इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं, थापर बोला। दरअसल बंगले के भीतर 4 दीवारी पार कोई खास पहरेदारी नहीं है। पहरेदार घूमते रहते हैं। बीच में आधा मिनट ऐसा आता है कि कोई भी पहरेदार नहीं होता। पहरेदार आगे निकल जाते हैं। अगर भीतर जाने वाले को अपनी मंजिल का ज्ञान हो तो वह इस आधे मिनट के बिना पहरेदारी के वक्त में कामयाब हो सकता है। और मुंबई वाले थापर के लिए यह मामूली बात है। पहले आधे मिनट में भीतर पहुंच गया और वापसी के समय उसी प्रकार आधे मिनट में बाहर आ गया। अगर तुम्हें मालूम होता तो यह काम तुम भी आसानी से कर सकते थे। जगमोहन ने कुछ न कहा। जो भी हो, थापर ने हिम्मत वाला काम किया था, वरना मंगोलिया के किसी व्यक्ति में खुमान सिंह की मान में घुसने का साहस नहीं था। गजाला ने बेहद शांत निगाहों से थापर को देखा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार थी, फिर तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, थापर ने सपाट स्वर में कहा। कैसा विश्वास? यही कि तुम किसी भी मौके पर दगा दे सकती थी। गजाला ने एक टक थापर को देखा। उसका चेहरा भावहीन था। वहां किसी भी प्रकार की उत्तेजना का भाव नहीं था। लगता था जैसे थापर उसे उठाकर न लाया हो, वह खुद आई हो। मैं चाय बनाऊं या तुम बनाओगे? जगमोहन ने पूछा। तुम बना लो, 2 कप और फिर सो जाना। रात बहुत हो रही है, 2-3 घंटे तुम सो लेना, फिर मैं नींद ले लूंगा। हम में से एक हर पल जाग कर इसकी निगरानी करेगा, थापर ने कहा। इससे किसी भी स्थिति में लापरवाह मत होना, यह हम लोगों जैसी ही खतरनाक है। मालूम है तुम कोई नई बात नहीं बता रहे। जगमोहन ने गजाला पर निगाह मारी, जो कि इन दोनों की बातों से परे कुछ सोच रही थी। जगमोहन 2 कप चाय बनाकर लाया, उन्हें दी और दूसरे कमरे में सोने चला गया। थापर ने सिगरेट सुलगाई, साथ में चाय के घूंट भरने लगा। चाय उठाओ, ठंडी हो रही है, उसे स्थिर बैठे देखकर थापर बोला।
गजाला ने शांत ढंग से चाय का गिलास उठाकर घूंट भरा। चाय पीकर तुम सो सकती हो, सामने बेड मौजूद है, थापर ने कहा। गजाला ने बेड पर निगाह मारी, फिर थापर को देखा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे बाप ने जोधा सिंह को बिना वजह कैद खाने में डाल दिया है, तो तुम्हारे बदले अब खुमान सिंह जोधा सिंह को वापस करेगा। गजाला ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। और अगर पापा ने यह शर्त ना मानी तो? खुमान सिंह हर हाल में मानेगा। मान लो अगर पापा ने यह बात नहीं मानी तब? गजाला ने थापर की आंखों में झांका। थापर कोई जवाब न दे सका। तो तब तुम लोग मेरी जान ले लोगे, मार दोगे मुझे, यही करोगे ना? नहीं, कम से कम ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हम इतने कमीने और खुदगर्ज इंसान नहीं है कि महज शान दिखाने की खातिर किसी की जान ले लें। थापर ने स्थिर लहजे में कहा, बुरे काम हम जरूर करते हैं, परंतु हमारे भी कुछ उसूल है। तुम्हारे बाप की तरह किसी को अपने यहाँ बुलाकर उसे धोखे में रखकर कैद खाने में नहीं डाल देते। हम मर्दाना ढंग से काम करते हैं और अभी तक तुम हमारे मर्दाने ढंग को अच्छी तरह देख चुकी हो। अगर कहीं कुछ गलत हुआ हो तो बता दो। मेरे साथ तुमने जो किया उसे ठीक कहते हो? हाँ, तुम जैसी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। थापर ने सख्त स्वर में कहा, अपनी कैद में रखकर तुमने मेरे जिस्म पर कोड़े लगाए, मेरे जिस्म की खाल उधेड़ दी, उसका हिसाब तो तुमसे लेना ही था। मुंबई वाला थापर ज्यादा देर तक खाते खुले रखने का आदी नहीं, और अगर मैं गलत होता तो आज भी तुम्हारा इस्तेमाल करता जब तुम कपड़े पर कपड़े उतारती जा रही थी। गजाला उसे देखती रही, कहा कुछ नहीं। थापर भी कुछ ना बोला। गजाला चाय समाप्त करके उठी, फिर बेड पर जा लेटी। थापर ने उस पर निगाह तक नहीं डाली। सो जाओ, कब तक इस तरह बैठे रहोगे? यकीन करो मैं नहीं भागने वाली। मुझे सलाह मत दो, थापर ने शुष्क स्वर में कहा। मुझ पर विश्वास नहीं किया? नहीं, थापर ने दो टूक जवाब दिया। विश्वास करने से ही विश्वास जमता है, पक्का होता है। तुम जैसी घाक पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। मत करो विश्वास, तुम्हारी मर्जी, जागते रहना, गजाला ने कहा और करवट लेकर लेट गई। थापर कई पलों तक उसे घूरता रहा, फिर नई सिगरेट सुलगाकर टेबल पर दोनों टांगे रखकर कष्ट लेने लगा। चेहरे पर सोच के भाव छाए हुए थे। जगमोहन की आंख खुली तो उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। वह उठ बैठा। 3 घंटों से ऊपर की नींद ले चुका था, परंतु थापर ने उसे उठाया ना था, शायद यह सोचकर कि उसकी नींद क्यों खराब करे। वह फौरन उठकर दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां का दृश्य देखते ही उसके कदम जड़ होकर रह गए। अगले ही पल जैसे उसे होश आया, रिवॉल्वर निकालने के लिए तेजी से हाथ जेब की तरफ रेंगा, परंतु गजाला का खतरनाक स्वर सुनकर उसे अपना हाथ रोक देना पड़ा। खबरदार, अपना हाथ रिवॉल्वर से दूर रखो। जगमोहन ठगा सा रह गया। गजाला बेड पर आराम से बैठी थी, उसके हाथ में रिवॉल्वर थमी थी, जो कि यकीनन थापर की थी। और थापर? वह कुर्सी पर बैठा, टांगे टेबल पर रखे गहरी नींद में डूबा था। इतनी गहरी नींद की उनकी आवाजें सुनकर भी उसकी आंख नहीं खुली थी। जगमोहन से कुछ कहते ना बना। क्यों, कैसी रही? गजाला हंसी। जगमोहन दांत भींच कर रह गया। थापर को उठाओ, गजाला सपाट स्वर में बोली। जगमोहन ने बिना आनाकानी किए थापर को उठाया। माजरा समझते ही वह सख्त किसी हालत में जड़ रह गया। जाने कब उसकी आंख लग गई, उसका इसे एहसास भी ना हो सका। हालात का रुख ही पलटा हुआ था। उसने अपनी जेब टटोली, परंतु वहां रिवॉल्वर ना पाकर उसकी निगाहें गजाला के हाथ में थमे रिवॉल्वर पर जा अटकी। यह तुम्हारा ही है, आखिर तुमने अपनी जात दिखा ही दी। थापर के होठों से गुर्राहट निकली। हाँ, गजाला हंसी। जब मैंने कहा था कि मुझ पर विश्वास करो, सो जाओ, तब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। अगर मानी होती तो तब मेरी जात का जिक्र करते। थापर दांत पिसकर रह गया। जगमोहन की सख्त निगाहें थापर पर ही जा अटकी थी। थापर, जगमोहन एक एक शब्द चबाकर बोला, अगर तुम में जागने की हिम्मत नहीं बची थी तो मुझे जगा देते, उठा देते। तुम्हारी थोड़ी देर की नींद ने हमारी सारी बाजी पलट कर रख दी। मुझे खुद नहीं मालूम यार, मेरी आंख कब लग गई। थापर क्रोध भरी अवस्था में कुर्सी से उठता हुआ बोला, इस बारे में तो मैं अभी तक हैरान हूं कि मुझे नींद कैसे। बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करना, गजाला ने कठोर स्वर में कहा। उठता हुआ थापर छिटका, फिर दांत भींचकर कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी खा जाने वाली निगाहें बराबर गजाला पर टिकी हुई थी। अब बोलो थापर, क्या करे तुम्हारा? गजाला ने सपाट स्वर में कहा। मुझे जगमोहन से तो कोई अदावत नहीं है, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ जो किया वो दुश्मनी से कहीं बढ़कर है। उसका हिसाब बराबर किए बिना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी, और अब तो बहुत ही अच्छा मौका है। तुम सामने हो, रिवॉल्वर मेरे हाथ में है। ऐसा वक्त शायद फिर कभी नसीब ना हो। ट्रिगर दबाने की देर है और मैं तुम्हारी जाति का बदला ले चुकी होंगी। थापर की आंखों में सर्द भाव उभर आए। जगमोहन एकाएक बेचैन नजर आने लगा। वह जानता था कि गजाला जैसी शाय सब कुछ कर गुजरने में समर्थ थी। एक क्या, वह 2 बार टिकट दबा सकती थी, एक बार थापर के लिए और दूसरी बार उसके लिए। आखिर वह भी तो गजाला का दुश्मन ही था। अपने भगवान को याद कर लो थापर, गजाला मौत कैसे स्वर में क्या उठी। क्रोध और बेचैनी से थापर का चेहरा धधक उठा। जगमोहन ने मुट्ठियां भींच ली। वह अपनी जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकालकर गजाला को शूट कर देना चाहता था, परंतु इस बात के प्रति वह लापरवाह नहीं था कि गजाला की एक आंख उस पर है।
अगर उसने कुछ भी करने की हरकत की तो गजाला पहले उसे शूट करेगी। रेडी थापर? गजाला का चेहरा सर्द भावों से भर उठा। थापर कुछ भी कर सकने की स्थिति में ना था। उसने आंखें मूंद ली। अगले ही पल तेज आवाज के साथ उसकी आंखें खुली। जो कुछ उसने देखा वह उसे हैरान परेशान कर देने के लिए काफी था। यही हाल जगमोहन का था। गजाला ने रिवॉल्वर को टेबल पर फेंक दिया था। रिवॉल्वर थापर के सामने एक हाथ की दूरी पर टेबल पर मौजूद थी। थापर की सिकुड़ चुकी निगाहें गजाला के चेहरे पर जा टिकी। जगमोहन ने फौरन रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। गजाला शांत अवस्था में बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। वह एक टक थापर को देखे जा रही थी और थापर उसे। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? थापर के होठों से निकला। अभी वक्त नहीं आया था तुमसे हिसाब किताब करने का। गजाला ने भावहीन स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम मुंबई वाले थापर हो ना? हाँ, और सारे हिसाब मुंबई में ही करते हो, मुंबई से बाहर नहीं, है ना? कभी कभी मुंबई से बाहर भी हिसाब किताब कर लेता हूँ। थापर ने टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर उठाकर हाथ में ली। सब कुछ हालात के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन मैं अपना हिसाब तुमसे तुम्हारी मुंबई में ही करूंगी, मंगोलिया में नहीं। गजाला का स्वर बेहद शांत, हर भाव से परे था। न क्रोध न गुस्सा। मुंबई वाले थापर का हिसाब मुंबई में करोगी? थापर कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। थापर कभी कभी ही दुश्मन के निशाने पर आता है, हमेशा नहीं। आज जो तुम्हें मौका अभी मिला था, ऐसा मौका तुम्हें भविष्य में फिर कभी भी नहीं मिलेगा। मौके को हासिल करना मुझे बखूबी आता है। गजाला मुस्कुराई। थापर होठ नीचे उसकी आंखों में झांकने लगा। तुम यहाँ से आसानी से फरार भी हो सकती थी। जब मेरी आंख लग गई थी तब बिल्कुल भाग सकती थी। गजाला ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन यहाँ से उठकर बाहर निकलने में मुझे सुस्ती सी महसूस हुई। बस जा नहीं सकी। कहो तो अब चली जाऊं? जगमोहन और थापर की निगाहें टकराई। इसके रंग ढंग मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे, जगमोहन ने कहा। थापर ने जवाब में कुछ ना कहा, निगाहें गजाला पर टिका दी। तुम दोनों पहरेदारों ने तो नींद ले ली। गजाला बेड पर लेटती हुई बोली, अब जरा कुछ देर मैं भी आंखें बंद कर लूं? कैदी को भी सोने का हक होता है। कहने के साथ ही लेटते हुए गजाला ने करवट ले ली। वह वास्तव में नींद लेना चाहती थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ गजाला क्या चाहती है, जगमोहन ने स्पष्ट स्वर में थापर से कहा। इसे तो चाहिए था कि हम दोनों को शूट करके फौरन यहाँ से भाग निकलती, परंतु हम दोनों को शूट करना तो दूर, यह यहाँ से भागी तक नहीं। यह सब तो वास्तव में हैरान कर देने वाली बातें हैं। कुछ भी हैरानी की बात नहीं, थापर ने सिर हिलाया। क्या मतलब? मैं समझ रहा हूँ, क्या यह तुम्हारे समझने लायक बात नहीं है? थापर ने गहरी सांस ली। बेड पर लेटी गजाला सब सुन रही थी, परंतु उसने इन बातों में दखल न दिया। जगमोहन होठों को सिकोड़े असमंजस भरी निगाहों से थापर को देखता रह गया। समझ गए? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। समझ गया, जगमोहन ने सिर हिलाया। दोनों इस समय भीतरी कमरे में मौजूद थे और बाहरी कमरे में गजाला, थापर और ज्वाला मौजूद थे। सुबह के 9 बज रहे थे। 1 घंटा पर पहले ही देवराज चौहान और ज्वाला वहां पहुंचे थे। गजाला से संबंधित रात की घटना भी उन दोनों को पता चल गई। आओ। देवराज चौहान और जगमोहन पहले वाले कमरे में पहुंचे। गजाला आराम से कुर्सी पर बैठी थी, ज्वाला भी बैठा था, जबकि थापर टहल रहा था। तुम जाओ, देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। जगमोहन ने सिर हिलाया, कमर पर बंधे होल्स्टर को चेक किया और सिर पर फेल्ट कैप रखता हुआ बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। ज्वाला, कोई गड़बड़ हो तो मामला तुमने संभालना है, देवराज चौहान बोला। और तुम? ज्वाला ने सिर हिलाकर पूछा। मुझे कहीं काम से जाना है, देवराज चौहान ने कहा। उसका इरादा रेगिस्तान में उस जगह को तलाश करने का था जहां की 15 बरस पहले बुर्जी हुआ करती थी। थापर। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। रात तुमसे बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। अगर तुम इतने लापरवाह हो तो बहुत जल्दी मरोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जाने कैसे कब रात को मेरी आंख लग गई, नहीं तो छोड़ो, अब गजाला की निगरानी तुम्हारे जिम्मे है, थापर ने सहमति से सिर हिलाया। गजाला बेहद शांत बैठी थी, जैसे इन बातों से उसे लेना देना ही ना हो। और तुम कब लौटोगे? ज्वाला ने पूछा। जल्दी ही, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। दोस्तों, इस बेहद शानदार एक्शन से भरपूर थ्रिलर कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। यह कहानी है खूंखार, जो कि ज्वालामुखी नामक ऑडियो बुक का सेकंड पार्ट है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।